नाउ वी टॉक अबाउट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, जो कि इस टॉपिक का पहला चैप्टर का पहला टॉपिक भी है हमारे पास। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं? वो प्रॉपर्टीज़ जो डिपेंड करें ऑन नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, यानी कि उनकी तादाद के ऊपर जो डिपेंड करेंगी वो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होंगी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। एंड नॉट ऑन द नेचर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही कि उसका साइज़ क्या है, उसके पार्टिकल्स की नेचर क्या होगी, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। और ना ही उसकी मैसेज के ऊपर डिपेंड करेगी। ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगी नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स के ऊपर, यानी कि कितने नंबर ऑफ़ पार्टिकल, जितने नंबर ऑफ़ पार्टिकल ज़्यादा होंगे उतनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा होंगी। जैसा कि नीचे एग्जांपल दी गई है, 3 कंटेनर लिए गए हैं। हर कंटेनर के अंदर एक के अंदर 1 किलोग्राम वाटर ले लिया गया, उस नेक्स्ट के अंदर भी 1 किलोग्राम वाटर ले लिया गया, थर्ड के अंदर भी 1 किलोग्राम वाटर ले लिया गया। और अब हम क्या कर रहे हैं, एक के अंदर ऐड कर रहे हैं 6 ग्राम यूरिया, एक के अंदर ऐड कर रहे हैं 18 ग्राम ग्लूकोज, और एक के अंदर ऐड कर रहे हैं 34.2 ग्राम सुक्रोज। और अगर नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हो तो हम मालूम करते हैं मैस ओवर मोलर मैस, यानी कि अगर हम इसकी मैस लें, मैस है 6, इसकी मोलर मैस होती है 60 यूरिया की, तो डिवाइड करेंगे आंसर आता है 0.1 मोल। अगर ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज की मैस है 18 और इसकी मोलर मैस होती है 180, उसको डिवाइड करें तो उसका भी आंसर आएगा 0.1 मोल। और अगर बात करें सुक्रोज की, तो सुक्रोज के जो मैस हम ऐड कर रहे हैं 34.2 और उसकी मोलर मैस है 342, डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.1। यानी तीनों जो सोल्यूशन है वो हमारे पास 0.1 मोलर के हैं। और अगर बात की जाए, यानी कि 0.1 को हम 1/10 भी बोल सकते हैं। एक मोल के अंदर जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल होते हैं 6.02 क्रॉस 10⁻23। तो अगर 1/10 की बात की जाए तो हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे। अगर 10 से नीचे डिवाइड करेंगे ऊपर जाएगा, 23 में से -1 होगा तो 22 पार्टिकल्स, यानी जो टोटल पार्टिकल है वो 6.02 क्रॉस 10⁻22। यानी तीनों कंटेनर के अंदर जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं वो हमारे पास सेम है, जो कि 6.02 क्रॉस 10⁻22। अगर तीनों के अंदर नंबर ऑफ़ पार्टिकल सेम है तो फिर तीनों के अंदर, यानी जो तीनों कंटेनर हैं वो सेम प्रॉपर्टीज़ को शो करेंगे। यानी कि अगर हम इनकी एक प्रॉपर्टी की बात करें, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो तीनों का सेम होगा। अगर आगे जाके बात करेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो तीनों का सेम होगा। फ्रीजिंग पॉइंट की बात करेंगे तो वो भी सेम होगा। इसके रीज़न क्या है, और वो सिर्फ रीज़न यही है कि ये प्रॉपर्टी डिपेंड करती है ऑन नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, यानी कि पार्टिकल्स की तादाद के ऊपर ही ये प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी, ना कि उनकी मैस के ऊपर। हालांकि यहाँ पे मैस 6 ग्राम ऐड की जा रही थी, यहाँ पे 18 ग्राम और यहाँ पे 34.2 ग्राम, पर उनकी प्रॉपर्टी सेम रहेंगी। और हम बात करते हैं कंडीशन की, कि इनके लिए कंडीशन कौन सी ज़रूरी रहते हैं। तो कंडीशन जो इसके लिए है वो पहली है, सोल्यूशन मस्ट बी डाइल्यूट, यानी जो सोल्यूशन हम यूज़ करेंगे वो लाजमी तौर पर फुली डाइल्यूट होना चाहिए, कंसनट्रेटेड नहीं होना चाहिए। डाइल्यूट सोल्यूशन वो होते हैं जिसके अंदर सोल्यूट की मिकदार बहुत ही ज़्यादा कम होती है। और सोल्यूट मस्ट बी नॉन वोलाटाइल, और जो सोल्यूट हो वो नॉन वोलाटाइल हो। नॉन वोलाटाइल का क्या मतलब हो, वो यानी कि वो जल्दी बॉयल ना करता हो, हवा के साथ ही रिएक्ट करके। जैसा कि पेट्रोल ले लो तो वो बहुत ही ज़्यादा वोलाटाइल होता है, यानी कि वो हवा के साथ रिएक्ट करता जाता है और हवा में वेपर्स की फॉर्म में चला जाता है। जबकि अगर वाटर की बात करें तो उसकी वोलाटिलिटी पेट्रोल की निस्बत बहुत कम होती है। तो हमने ऐसा लेना है सोल्यूट जो नॉन वोलाटाइल हो, यानी कि वो जल्दी हवा के अंदर वेपर्स की फॉर्म में ना जाए। और सोल्यूट मस्ट बी नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन सा सोल्यूट होता है, ऐसा सोल्यूट जो अपने आयंस के अंदर ब्रेक डाउन ना हो। क्योंकि अगर हम कोई ऐसा सोल्यूट यूज़ कर देते हैं जो अपने आयंस के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है, अगर वो ब्रेक डाउन हो गया तो उसके नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स डबल हो जाएंगे, जिसकी वजह से कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को हम प्रॉपरली तौर के ऊपर डिस्कस नहीं कर सकेंगे, वो पहले के निस्बत इंक्रीज़ हो जाएंगी। इसके साथ टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर का लोअर हो जाना, लोअर क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम जो यूज़ कर रहे हैं, सपोज़ करो यहाँ पे हमने सिर्फ प्योर सॉल्वेंट ले लिया, प्योर सॉल्वेंट लिया तो उसके वेपर्स भी जो होंगे उसके अंदर सिर्फ प्योर सॉल्वेंट के ही होंगे, और उसके जितने यहाँ से वेपर्स फॉर्म में वेपर्स बनेंगे उतने ही वेपर्स दोबारा कंडेंस होकर लिक्विड फॉर्म में आते जाएंगे, और यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। और अगर हम बात करें सोल्यूशन की, तो जब हम उसके अंदर ऐड कर देंगे एक नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, जब नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे तो नॉन वोलाटाइल सोल्यूट उसकी वोलाटिलिटी को कम कर देगा, यानी कि जो पहले बहुत ही जल्दी वेपर्स फॉर्म में जा रहा था वो उसके रास्ते में रुकावट पैदा करेगा, जिसकी वजह से वो जल्दी वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकेगा। और उसकी वोलाटिलिटी, यानी कि वेपर प्रेशर, जो पहले क्योंकि ज़्यादा वेपर्स बन रहे थे तो ज़्यादा वेपर प्रेशर लगेगा, जब वेपर्स ही जहाँ पे कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा।
तो हम यही डिस्कस करने लगे हैं कि कितना वेपर प्रेशर कम होगा व्हेन अ नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सल्यूट इज़ एडिड इन अ वोलाटाइल सॉल्वेंट, यानी कि वो सॉल्वेंट जो पहले बहुत ही जल्दी वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा था और अब नहीं हो रहा, इट्स वेपर प्रेशर इज़ लोअर, तो उसका वेपर प्रेशर लोअर हो जाता है जब हम उसके अंदर नॉन वोलाटाइल या नॉन इलेक्ट्रोलाइट सल्यूट को ऐड कर देंगे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम जब पढ़ते हैं तो उसकी एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होती है वो होती है मॉलिक्यूलर मैस मालूम करना। और मॉलिक्यूलर मैस किसकी ये मालूम करती है? ये मॉलिक्यूलर मैस डिटरमिन करती है सल्यूट की। यानी हम मोस्टली अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं तो उसके थ्रू हम मालूम करते हैं मॉलिक्यूलर मैस ऑफ सल्यूट। आगे वही लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का एक रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बिटवीन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। यहाँ पे फार्मूला लिख दिया गया डेल्टा पी ओवर पी नॉट इज़ इक्वल टू x2, जो कि हमने राउल्ट्स लॉ की थर्ड डेफिनेशन ये पढ़ी है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज़ इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट x2। और मोल फ्रैक्शन हम कैसे मालूम करते हैं? अगर सल्यूट का मालूम करना हो तो सल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय सल्यूट प्लस सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स। अगर यही हमने सॉल्वेंट का मालूम करना हो तो हम यहाँ पे लिखेंगे x1, ऊपर आ जाएगा n1 यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स यानी कि सल्यूट प्लस सॉल्वेंट। क्योंकि यहाँ पे सल्यूट का दिया गया तो इसीलिए हमने यहाँ पे x2 लिख लिया, यानी कि x2 हमारे पास क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। n1 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। n2 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। अगर हम बात करते हैं फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, अगर हमारे पास ऐसा सोल्यूशन है जिसके अंदर बहुत ही कम क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पे हम टोटल नंबर ऑफ मोल्स ले रहे हैं सल्यूट प्लस सॉल्वेंट, और अगर हम सपोज करते हैं कि हमारे पास 1000 जो सा ml वाटर है और उसके अंदर हम 0.5 ml सल्यूट यूज़ कर रहे हैं, तो क्योंकि सोल्यूशन भी हमने डाइल्यूट लेना है तो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन की वजह से हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो NTU इज़ वेरी स्मॉल, जब बहुत स्मॉल होगा तो हम इसको इग्नोर कर देंगे, तो x2 हमारे पास इक्वल हो जाएगा n2 ओवर n1, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट हम कैसे मालूम करते हैं? मैस ओवर मोलर मैस। अगर हम पहले सल्यूट सॉल्वेंट की बात करते हैं, क्योंकि n1 यहाँ पे जितना भी 1 यूज़ किया गया वो सारा सॉल्वेंट के लिए, और n2 जितना भी यूज़ किया जाएगा वो सारा सल्यूट के लिए ही यूज़ किया जाएगा। अगर सॉल्वेंट की बात करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स मालूम करते हैं मैस ओवर मोलर मैस। यहाँ पे मैस को रिप्रेजेंट किया गया W1 से और मोलर मैस को M1 से। अगर सल्यूट की बात की जाए तो मैस है W2, मोलर मैस है M2। अब इन दोनों की वैल्यू हम इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं, इक्वेशन 2 के अंदर। तो ऊपर जबकि नंबर ऑफ मोल्स सल्यूट के हैं तो सल्यूट के लिख लिए W2 ओवर M2, नीचे सॉल्वेंट के लिख लिए W1 ओवर M1। और अगर इक्वेशन को हमने प्रॉपर लिखना हो तो इसको इन्वर्स हो जाती है, अगर ऊपर इक्वेशन को लेके जाएंगे तो वो इन्वर्स होगी, यानी कि M1 जो डिवाइड हो रहा है वो ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और W1 M2 के साथ चला जाएगा, यानी कि x2 इक्वल आ जाएगा W2 M1 M2 और W1, जो कि W1 क्या है? मैस ऑफ सॉल्वेंट। M1 क्या है? मोलर मैस ऑफ सॉल्वेंट। W2 है मैस ऑफ सल्यूट और M2 है मोलर मैस ऑफ सल्यूट। अब यही वैल्यू का हम इक्वेशन 1 के अंदर पुट करते हैं। अगर इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे तो वो इक्वल आ जाएगा W2 ओवर M2 M1 ओवर W1, और ये पूरा फैक्टर को हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और अगर हम अब इसमें से, क्योंकि हमने बोला था कि हम इसमें से मालूम कर सकते हैं मॉलिक्यूलर मैस ऑफ सल्यूट, तो M2 है हमारे पास मॉलिक्यूलर मैस ऑफ सल्यूट। इसको हम सेपरेट करेंगे, जहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो इस तरफ ले आएंगे, और ये जहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है यानी कि P डिवाइड हो रहा है तो वो दूसरी तरफ जाएगा मल्टीप्लाई, और जब मल्टीप्लाई हो रहा था वो नीचे जाके डिवाइड, यानी कि ये फैक्टर अगर दूसरी तरफ जाएगा तो इन्वर्स में आ जाएगा और M2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब अगर हमें रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मालूम हो W2, यानी कि हमने कितना वेट लिया था सल्यूट का वो मालूम हो, सॉल्वेंट का मोलर मैस मालूम हो और सॉल्वेंट की वेट मालूम हो, तो हम मॉलिक्यूलर मैस ऑफ सल्यूट मालूम कर सकते हैं। यानी कि हम कोई ऐसा सल्यूट यूज़ कर लेते हैं, यानी कि 5 ग्राम कोई भी सल्यूट यूज़ कर लेते हैं, और बाद में आपसे पूछा जाता है कि वो जो सल्यूट हमने यूज़ किया वो कौन सा सल्यूट था, तो उसको डिटरमिन करने के लिए हम ये वाला प्रोसेस कर सकते हैं। अगर हमें रिलेटिव लोअरिंग मालूम हो और बकाया फैक्टर्स का पता हो तो हम मॉलिक्यूलर मैस सल्यूट की मालूम करेंगे, जिससे हम बाद में आइडेंटिफाई करके बता देंगे कि ये किसकी मॉलिक्यूलर मैस है, तो वो हमारे पास एज अ सल्यूट यूज़ किया गया होगा कंपाउंड।